तो फिर बात कर लेते हैं कि पहले हमने बात की थी किसके बारे में, कार्बन के बारे में, और कार्बन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में हमने जिक्र किया था, है ना। बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं कि कार्बन का जो प्रतीक है किससे हम इंगित करते हैं, सी से करते हैं। परमाणु संख्या कितनी होती है उसकी, 6 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 और 4 होता है। हमने खास करके देखा जाए तो ये जो आबंध हैं, कार्बन कितने प्रकार से आबंध बनाता है, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में 1 होता है, एल्कीन में 2 और एल्काइन में 3 प्रकार के आबंध होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं सहसंयोजी आबंध आखिर कहीं बनाता कैसे, समझ रहे हैं आप, ये बनाता कैसे है और क्यों बनाता है, वजह क्या है उसकी, उसका रीज़न क्या है ये सहसंयोजी आबंध बनाने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्बन यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, तो यानी कि ये कार्बन के जितने भी यौगिक हैं, क्योंकि प्रकृति में सबसे ज़्यादा कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं, और ये प्रकृति में कार्बन के यौगिकों को पाए जाने का मेन कारण होता है सहसंयोजी आबंध। क्या होता है, इसके पीछे का जो कारण है वो देखो, ये 2 कारण हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला कारण ये है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना कितनी होती है, अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कक्ष में 4 होते हैं। अब ये तो 4 किसी को वो देगा, ये 4 किसी से वो लेगा। अगर वो 4 किसी को वो देता है, सुनिए, 4 किसी से वो लेता है, प्राप्त कर रहा है ना यहाँ पे, अगर वो 4 किसी से ले रहा है तो क्या होगा, उसके नाभिक के लिए ये 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, धारण करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। क्योंकि भाई हम जानते हैं कि भाई कार्बन है, कार्बन की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे देखेंगे जरा हल्का सा, ये कार्बन है। अब कार्बन के पहले कक्ष में 2 आप बैठा लिए, या मान लीजिए कक्ष छोड़ दीजिए, यहाँ पे कार्बन परमाणु है, क्या है ये, कार्बन परमाणु का ये नाभिक है कि नहीं है। इसमें अगर और भी 4 परमाणु ऐड कर दोगे तो वो कैसे एडजस्ट कर पाएगा, नहीं, जगह है 4, मतलब 8 लोगों, 4 लोगों की, 4 की जगह पे आप 8 घुसेड़ दोगे, आप 16 घुसेड़ दोगे, तो क्या वो उसमें एडजस्ट कर पाएगा, कतई नहीं कर पाएगा, मजा ही नहीं आएगा। जो जिसकी जो लिमिट है उतने ही आ सकते हैं। भाई 5 सीटर की गाड़ी, मतलब 4 पहिया की गाड़ी है, उसमें 5 सीटर है, कितनी सीटर है, 5 सीटर है। आप 5 सीटर में ले दे के आप 6 कर लोग, 6 बैठा लोगे, 7 बैठा लोगे, क्या 12 बैठाओगे, कैसे बैठा लोगे, एडजस्ट क्या करोगे उसमें, कहाँ घुसेड़ोगे उनको, है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं। हमें इसमें क्या होता है कि वो उसमें कठिन हो जाएगा नाभिक वो धारण कर पाना, तो ये 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नाभिक क्या कर पाएगा, धारण नहीं कर पाएगा। पहली वजह ये है। दूसरी वजह क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी ने दे दिया तो एकदम खाली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिसके लिए क्या होगा, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। भाई हमें अगर भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, तो एक्स्ट्रा लेकर आते हैं ना भोजन, जितना ले सकते हैं उतने लेंगे। एक्स्ट्रा अगर हो जाएगा तो या तो फिर हमारे पास में क्या होगा, अपच की स्थिति पैदा हो जाएगी। वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, इनके अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे भी दिया तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा ये, और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसका अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ से लेकर आएगा। इसीलिए अब क्या करता है, ना तो किसी से ले सकता है, ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। बचा क्या, एक ही चीज बचती है, वो बचती है सहसंयोजी आबंध, यानी कि वो आपस में मिलकर पार्टनरशिप होकर क्या करे, पार्टनर होकर उसे क्या करे भाई, अपने आबंध बनाए, नहीं यौगिक बनाए। तो नोट क्या है यहाँ पे, नोट समझिए, नोट को आपको नोटिस करना है, वो ये है कि इस प्रकार कार्बन क्या करता है, कार्बन के परमाणुओं के लिए 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना या किसी और को दे देना अत्यंत क्या होता है, कठिन होता है। इसलिए कार्बन परमाणु क्या करता है, उत्कृष्ट गैस विन्यास अन्य परमाणु के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके प्राप्त करता है। क्या करता है, उत्कृष्ट गैस विन्यास। अब आप कर सकते हैं उत्कृष्ट गैस क्या होती है, उत्कृष्ट गैसें वो होती हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बिना प्रभावित किए उसमें मौजूद होती हैं। समझ रहे हैं आप, जैसे कि एक एग्जांपल की हीलियम गैस, क्या है, हीलियम। अब हीलियम के पास में क्या होता है, वो ना तो किसी से कह सकते हैं अभिक्रिया करेगी और ना ही किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करेगी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। उसके बाद संयोजकता क्या है, संयोजकता किसी भी परमाणु के अंतिम कक्ष में बची हुई इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक संख्या को ही हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन के पास टोटल कितनी परमाणु संख्या है, 6। पहले यानी कि के कक्ष में कितने हो गए, 2, एल कक्ष में कितने हो गए, 4। अब ये 4 किसी को देगा या किसी से 4 लेगा, तो लास्ट कक्ष यानी कि अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं। तो 4 इसकी क्या है, संयोजकता क्या है, 4 इसकी क्या है, संयोजकता। तो इस प्रकार से आपको संयोजकताएं निकालनी होती है। तो संयोजकता पता चल गई आपको। अब देखना है यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं कुछ अणुओं का निर्माण करूं, क्या करूं, इनमें से कुछ अणुओं का मैं क्या कर रहा हूं, निर्माण करता हूं। देख लेते हैं जैसे कि हाइड्रोजन कैसे बनता है, हाइड्रोजन। अब देखो किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर हमारे वायुमंडल में
कोई भी गैस स्वतंत्र तो होती नहीं है मोस्टली, जैसे जो किसी से क्रिया ही नहीं कर रही वो तो स्वतंत्र होंगी, लेकिन एक परमाणु जो होगा, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये सिंबल है, लेकिन हाइड्रोजन क्या करता है, अपने ग्रुप में रहेगा, क्योंकि उसे अपनी कक्ष को पूरा करना होता है। क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है 1। अब इसे अपनी कक्ष को पूरा करना है। देखो हम जानते हैं के कक्ष में कितने आते हैं, 2 आते हैं, तो इसके लिए कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसके पास तो 1 तो रख देगा, ये इसने 1 रख दिया, 1 तो लाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे H2 का मतलब हुआ 2 हाइड्रोजन, H2 का मतलब क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन, मतलब 1 हाइड्रोजन ये रहेगा हमारे पास, इसके कक्ष में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना। और दूसरी बात कर लें, इधर देखें, 1 हाइड्रोजन ये रहा हमारे पास, इसके पास कितना है, आप देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या बना, एक जोड़ा बना, क्या बना, एक जोड़ा बनेगा। तो ये क्या बनता है, एक जोड़ी क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, क्या होंगे ये, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये आबंध किस प्रकार से बना रहे हैं, सहसंयोजी आबंध बन रहा है। क्या बन रहा है इनके बीच में, सहसंयोजी आबंध बन रहा है, बन रहा कि नहीं बन रहा। अच्छा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन साझे हुए हैं भाई, एक इसने दिया एक इसने दिया, तो एक ही तो हुआ है ना। तो आबंध कैसा हुआ, एकल आबंध बना कि नहीं बना, कैसा बना, एकल आबंध बना कि नहीं बना। हाँ, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, एकल आबंध बनेगा। और इस प्रकार से क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन मिलकर ही क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन का यौगिक बना रहे हैं, अणुओं का निर्माण हुआ ना। तो इस प्रकार से आप देखोगे H2 बना ना, ये हमें H2 चाहिए था, हमने H2 बना लिया कि नहीं बना लिया, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से ही आगे क्या होगा, आगे जैसे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, O2 दिया हुआ है, क्या दिया है, O2। अब मैंने बताया किसी भी परमाणु के अणुओं का निर्माण अगर हमें करना है तो हमें परमाणु संख्या होनी, मतलब परमाणु संख्या ज्ञात होनी चाहिए। अगर हमें परमाणु संख्या याद नहीं है, सुने, अगर हमें उसकी परमाणु संख्या याद नहीं होगी, क्या आप उसकी परमाणु की संख्या निर्माण कर सकते हो, आप अणुओं का निर्माण कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हैं। अणुओं को निर्माण करने के लिए सबसे पहले उनकी परमाणु संख्या हमारे पास होनी चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन की हमारे पास थी, अगर हमारे पास ऑक्सीजन की परमाणु संख्या हमारे पास है तो उसका भी हम निर्माण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, ऑक्सीजन की परमाणु, हाँ, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। अब 8 परमाणु संख्या है। आप के एलिमेंट कोष की बात कर लें, इसमें के में कितना आएगा, 2, तो के के बाद एल आता है, एल में कितना आएगा, 6 आएंगे कि नहीं आएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब चाहिए कितने हमें चाहिए एल कोष में कितने, 8 चाहिए, तो 2 कहाँ से आएंगे, यही समस्या है ना, 2 कहाँ से लेकर आए। तो यहाँ पे भी वही हल करेगा, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, जरा गौर करना कि मैंने ऑक्सीजन में, आप देखेंगे ये जो ऑक्सीजन है हमारा, इसका पूरा सिस्टम मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें, जरा गौर करें कि मैंने क्या किया, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन ले लिया, क्या ले लिया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लिया। इस ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन संरचना, कितने लास्ट में इलेक्ट्रॉन है, 6 बचे ना। तो मैंने क्या किया, आप एक काम करें, 1 यहाँ रख दें, 2 यहाँ रख दें, 3 यहाँ रख दें, 4 यहाँ रख दिए, और आपने क्या किया, 1 ये रहा और 1 ये रहा, कोई दिक्कत यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अगली बार में क्या होगा, आप इसमें चेंज करें, इसमें देखेंगे, यहाँ पे भी मैंने एक ऑक्सीजन ले लिया, क्योंकि 2 ऑक्सीजन में लाना ना मैं, तो यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन लिया। अब इसके साथ क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, इसको मैंने इस तरीके से बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत। इसमें ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन है, इसमें भी 4 थे, जिसमें भी कितने, 6 है ना, तो 2 यहाँ रख दीजिए, बचे कितने, 4, तो 1 2 3 4, कोई दिक्कत। अब आप जरा गौर करें, यहाँ पे, यहाँ इस वाले ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसको, 2, और इसने कितने दिए हैं, 2 दिए नहीं कि नहीं दिए, अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो आप मुझे एक चीज बताइए, कार्बन मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच कितने कितने इलेक्ट्रॉन सहजे हुए हैं, 2 ना। तो इसमें क्या हुआ, द्विआबंध, क्या हुआ, द्विआबंध, बात समझ में आ रही है। तो और ये किस प्रकार का आबंध है, सहसंयोजी, कैसा है, सहसंयोजी आबंध। ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा,
सहसंयोजी आबंध है ये। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद आप देखें, जरा गौर करें कि सहसंयोजी आबंध हो गया और इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन का आपने क्या कर दिया, साझा कर लिया। अब यहाँ पे एक दो कितने ऑक्सीजन मिलकर बना रहे थे, कितने ऑक्सीजन मिलकर बना रहे थे, एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन ये है, तो टोटल कितने हो गए? तो हमारे पास में देखो O2 अणुओं का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? O2 अणुओं का निर्माण हो गया। इसी तरीके से आप नाइट्रोजन का भी निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं? ठीक है ना। तो पहले इसको नोट कर लेना है, देन उसके बाद अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन की बात करें। इसको रफ कर देता हूं मैं, ठीक है, हटा दो, चलो ऐसे हटाओ। अब आपको नाइट्रोजन की परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। अगर नाइट्रोजन की परमाणु संख्या याद है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको इसका अणु का निर्माण करना। ठीक है, परमाणु संख्या है 7। अब देखें आप, पहले में कितने आ गए? 2, दूसरे में कितने बचे? 5। अब 8 चाहिए इसको, तो 8 के लिए क्या करेगा? 3 कहीं और से लेगा कि नहीं लेगा ये? अब 3 कहीं और से लेगा तो क्या करेगा? कोई अगर या तो 3 दे दे इसको या तो ले ले। लेकिन अगर आप सोचिए, नाइट्रोजन है ना, ये तो क्या है, ये नाइट्रोजन है। अब एक नाइट्रोजन में 3 लास्ट मतलब 5 लास्ट में, तो इसकी लास्ट में भी तो 5 होगा ना, इसकी लास्ट में भी तो 5 होगा ना। पहले में 2 होगा, दूसरे में 5 होगा। अब ये तो 5 इसको देगा, ये 5 इसको देगा। अगर इसने 5 इसको दिया तो इसके पास 10 हो जाएंगे, चाहिए तो 8 हमें। अगर ये 5 इसको देगा तो इसके पास 10 हो जाएंगे, चाहिए तो हमें 8, तो 2 तो एक्स्ट्रा ही हो रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, फिर हम वहीं पे आ जाएंगे जो हम अभी तक करके आए, सहसंयोजी आबंध। वो कैसे बनाएंगे समझिए, वो कैसे बनेगा। इधर देखें, एक नाइट्रोजन ये ले लिया हमने, इसमें हमने देखा टोटल कितने बच रहे हैं लास्ट में? 5। एक ले लिया, मतलब यहाँ पे आप एक काम कर लें इसको, अरे हटे यार, इसमें हमने क्या किया, नाइट्रोजन है ना हमारे पास, 2 यहाँ ले लिया हमने और 3 यहाँ ले लिए। 1 2 3 ले लिए ना, कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद में हमारे पास एक और ऑप्शन है नाइट्रोजन का, है कि नहीं है? एक नाइट्रोजन ये है, इसके 2 यहाँ ले लिए हमने, बाकी 3 यहाँ ले लिए। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 6, देखो इसके अंदर कितने आ गए? 6। इसके पास 2 आ गए, कितने हो गए? 6 2 8, तो इसका 8 लास्ट हो गया कंप्लीट। इसकी 6 और 2 इसके पास 8 हो गया, इसकी लास्ट कंप्लीट। तो दोनों का कक्ष कंप्लीट हो रहा है 8 करके। एक नाइट्रोजन ये है और एक नाइट्रोजन ये है, दोनों नाइट्रोजन मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? लेकिन इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन साझा हो रहे हैं? 3। बिल्कुल सही, कितने हो रहे हैं? 3। तो ये कौन सा आबंध कहलाएगा? बिल्कुल सही, त्रिआबंध कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो ये त्रिआबंध कहलाएगा। ठीक है, ये त्रिआबंध है तो किस में आ जाएगा? एल्कीन में। किस में आ जाएगा? एल्कीन में। द्विआबंध तो किस में आएगा? सॉरी, ये त्रिआबंध तो किस में आएगा? एल्काइन में आएगा। द्विआबंध हो तो किस में आ जाएगा? एल्कीन में। और एक होगा तो एल्केन में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ग्रुप समझ में आ जाएंगे आपको। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको इसकी वैल्यू पता चलती जाए कि भाई एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में कौन कौन आता है। ठीक है ना, ये जानना बहुत जरूरी रहता है हमारे लिए। अच्छा, एक चीज बताओ, इसमें कोई चीज छूट रही है? बिल्कुल छूट रही है। ये किस प्रकार का आबंध है? सहसंयोजी आबंध है, और इसी आबंध के द्वारा ही यहाँ के अणुओं का निर्माण हुआ है। ठीक है ना, सहसंयोजी आबंध है ये। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई समस्या? तो इन्होंने कितना किया? 3 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसने दिए। इस प्रकार से क्या बन गया हमारा? N2। क्या बन गया? N2 का निर्माण हुआ। देखो N2 बन गया कि नहीं बन गया? तो हमने सारे बना लिए, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से और भी आपको बनाने हैं, जो मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि आपको क्या क्या बनाना है, ये होमवर्क में है आपके लिए। ठीक है, होमवर्क में क्या क्या कौन कौन से अणु तैयार करने हैं आपको, उनके बारे में देखना है। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे सोडियम को ले लीजिए, किसका? सोडियम का ले लीजिए, और उसके बाद में आप ले लीजिए सल्फर का ले लीजिए। ठीक है, आप एल्यूमिनियम का ले लीजिए। ठीक है, और आप एक काम करें, ऑक्सीजन हो गया हमारे पास, नाइट्रोजन भी हो गया, ऐसे ही CO2 का ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड का ले लें। ठीक है, और किसका ले लें आप? HNO3 इसका ले लें आप। ये थोड़ा टफ होगा, डिफिकल्ट होगा, लेकिन ट्राई कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, बार ट्राई करिएगा। इसको आप HN न करें, सिर्फ एक काम करना है, थोड़ा इजी दे देता हूँ मैं आप लोगों को। NO3 कर लें। क्या कर लें? ये नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है? ये क्या है? ये आपका होमवर्क है जो आपको करना है। ठीक है, अब देखते हैं जरा अगला पॉइंट क्या कहता है। इधर देखें, सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुणधर्म क्या हैं। जो सहसंयोजी यौगिक है, यानी अब 2 अणु आपस में मिल गए, सहसंयोजी आबंध बना लिए। अब मिलने के बाद में अब आखिरकार एक चीज बताना, एक कंपनी मैंने डाली है अपनी पर्सनल,
उसके सारे रूल रेगुलेशन मेरे होंगे, सारे राइट्स मेरे होंगे, मैं कुछ भी करूं मेरा अधिकार होगा उस पर, कोई मुझे हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने किसी और अपने दोस्त या किसी फ्रेंड को मैंने क्या किया, अपना पार्टनर बना लिया, तो क्या सारे निर्णय मैं अकेला ले सकूंगा? नहीं। और तो और हो सकता है जब फ्यूचर में हमारे बने भी ना, और जब बने ना तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारी फैक्ट्री, हमारा जो बिजनेस था वो कमजोर रहेगा। क्या कमजोर रहेगा? जब मैं अकेला हूं तो मजबूत है, जब दो या दूसरे अधिक पार्टनर बना लूंगा तो मेरा बिजनेस कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। सेम ऐसे ही होता है सहसंयोजी यौगिकों के साथ में, क्योंकि जब कार्बन या उसके यौगिक मिलकर क्या करते हैं, सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं। क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कमजोर क्यों होते हैं? क्योंकि अब वो कई तत्वों से मिलकर बना होता है, कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, कमजोर होता है। समझना इसमें, इसलिए क्या होता है, इसका क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। यानी क्वथनांक मतलब क्या जानते हैं? जानते हैं आप क्वथनांक का मतलब क्या होता है? उबलना। और गलनांक का मतलब होता है गलना। तो जितने भी अधातु पदार्थ हैं, कितने अधातु हैं, उनको गलाना और उनको उबालना बहुत ही ईजी होता है। लकड़ी एक क्या है, कार्बनिक यौगिक है। लकड़ी को जलाने में कोई कठिनाई होती है क्या? नहीं होती ना। तो ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है। कागज है, कागज भी तो है ना, आपका स्कूल का बैग है, हमारे कपड़े हैं, इनको जलाने में कोई कठिनाई होती है क्या? नहीं होती। यानी कि एक प्रकार से इनका गलनांक और क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। दूसरी ओर ये अणु विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब इनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती है, इनकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है। किसके अंदर? कार्बनिक यौगिकों के अंदर। लेकिन थोड़ा रुके, इसमें एक हल्का सा सस्पेंस भी है। एक कार्बन का अपरूप है, क्या? एक कार्बन का अपरूप है जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। वो कार्बन का अपरूप होने के बावजूद भी वो क्या है, विद्युत का सुचालक होता है, उसमें करंट फ्लो होता है। तो याद रखिएगा कि वह कार्बनिक यौगिक कौन सा है, या वह कार्बन का अपरूप कौन सा है जो विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, वह अधातु कौन सी है जो विद्युत की सुचालक है, अधातु। तो जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं क्या हैं, अधातु हैं। जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं क्या हैं, अधातु हैं। और ऐसी कार्बनिक यौगिकों में अगर कार्बन का अपरूप आता है कौन सा, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट इसका अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, अधातु है। तो सुचालक है तो कौन है, ग्रेफाइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अणु क्या विद्युत के कुचालक हैं, क्योंकि आवेशित कण इनमें नहीं होते हैं। आवेशित कण प्लस और माइनस क्या होते हैं, ये आवेशित कण होते हैं, प्लस माइनस ये इसके अंदर नहीं पाए जाते। इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव जो होता है वो इसके अंदर नहीं पाया जाता, और यही वजह है कि ये जो विद्युत का सुचालक नहीं होता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कार्बन अपरूप की। तो कार्बन के पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर हमारे कार्बन के सिर्फ 3 अपरूप है। कितने हैं? 3 अपरूप हैं। एक अपरूप है हीरा, फिर ग्रेफाइट और फिर है फुलेरिन। कौन कौन? हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन जो हैं वो कार्बन के 3 अपरूप हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताइए हमारे इन्वायरमेंट यानी कि हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों में सबसे कठोर तत्व कौन सा है, या सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। क्वेश्चन आता है, हीरा एक पारदर्शी पदार्थ है। कैसा है? पारदर्शी है, इसके आर पार देखा जा सकता है। दूसरी बात, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। हीरा में करंट फ्लो नहीं होता, ध्यान रखना, हीरा में करंट फ्लो नहीं होता है। वही हम ग्रेफाइट की बात कर लें, ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और तो और जहां हीरा बहुत कठोर है वहीं ग्रेफाइट क्या है, बहुत ही मुलायम धातु होती है, कमजोर धातु होती है, सॉरी अधातु होती है, धातु नहीं है ये अधातु है। तो बहुत ही कमजोर पदार्थ होता है कौन, ग्रेफाइट। कोई दिक्कत? अब देखना है इनकी, देखिएगा संरचना किस प्रकार से है। अगर हम देखें इस तरीके से तो हीरा जो होता है वो 4 अन्य कार्बनों के साथ परमाणु बनाता है। क्या करता है ये? 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ मिलकर क्या बनाता है, अपने स्ट्रक्चर तैयार करता है। इस तरीके से देखेंगे आप, 1 2 3 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और उसके बाद 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4, 4 के साथ मिलकर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ क्या करता है, अपना स्ट्रक्चर तैयार करता है, अपनी संरचना बनाता है। और हीरा इसी तरीके का होता है, इसी शेप का होता है, और ये पारदर्शी होता है। वहीं हम बात करते हैं ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ अपनी संरचना बनाता है।
किसके साथ? 3 अन्य कार्बनों के साथ मिलकर क्या करता है? अपनी संरचना बनाता है। जैसे कि आप देखिएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से 1 2 3 ये क्या करता है? अपने 3 परमाणु के साथ में क्या करता है? कार्बनिक परमाणु के साथ में मिलकर क्या करता है? अपनी ये संरचना तैयार करता है। वहीं अगर हम बात करें फ्लोरीन की, किसकी बात करें? फ्लोरीन, यानी कि ये 2 तत्वों 2 अपरूपों को खोजने के बाद, कार्बन के अपरूप हैं, कार्बन के अपरूप हैं, इसलिए इनको खोजने के बाद कई समय के बाद, आज से कुछ सालों ही पहले ही फ्लोरीन की खोज हुई। किसकी हुई? फ्लोरीन की खोज हुई। और इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है, कहते हैं इसको सी मतलब कार्बन परमाणु 60, क्या है? C4 हो गया कार्बन परमाणु। कार्बन कितने होते हैं इसमें? कार्बन परमाणु कितने होते हैं? 60 होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन परमाणु की संख्या होती है इसके अंदर 60। तो अगर गिनती करोगे तो 60 निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 60 इसके अंदर वो निकलेंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही कंप्लीट करेंगे। बाकी जो है नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है, ये सेकंड वाला पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारे पास कौन कौन से टॉपिक होंगे पता है ना आपको? यानी कि अब हम बात करेंगे किसके बारे में? जो हेलोजन ग्रुप है। किसके बारे में? जो हेलोजन ग्रुप वगैरह हैं, एल्कोहल कह सकते हैं, एल्डिहाइड है, और कह सकते हैं जो कीटोन हैं, इनके बारे में, अल्कोहल हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनकी प्रकार्यात्मक समूह के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। और ये पहला है, दूसरा पार्ट हो गया है। बाकी तीसरे पार्ट का अब हम लोग जल्दी से अपलोड कर देंगे।